अथर्व नाम का एक लड़का जो बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से उसे पुलिस ऑफिसर बनने की बजाय फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक ऑफिसर बनना पड़ता है। लेकिन वो इस बात से ही खुश था कि यहाँ पर भी उसे क्राइम केस सॉल्व करने को मिलेगा। और दोस्तों, होता भी वैसा ही है। उसे यहाँ पर एक बहुत ही मुश्किल केस सॉल्व करने का मौका मिलता है, जिसमें एक लड़का और लड़की की हत्या हुई थी। लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये केस बीच में ही क्लोज हो जाता है और कुछ ऐसी घटना होती है जिससे कि पुलिस ऑफिसर और सारे हायर ऑफिसर अथर्वा के खिलाफ हो जाते हैं। और तो और अथर्वा को 6 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब अथर्वा इन सबसे बचकर कैसे इस पेचीदा केस को सॉल्व करेगा और क्या आखिर में किलर पकड़ा जाएगा या नहीं, यही देखेंगे हम आज की मिस्ट्री थ्रिलर कहानी में। इस कहानी में सस्पेंस, थ्रिल और ट्विस्ट भर भर के है जो आपको जरूर पसंद आएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है अथर्वा। यहाँ पर अथर्वा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत ज्यादा फाइटिंग करने की वजह से उसे बहुत ज्यादा चोटें आई हो। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक एक गुंडा अथर्वा के सिर पर गन तान देता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि ये गुंडा अथर्वा को क्यों मारना चाहता है। तो यही बताने के लिए कहानी जाती है फ्लैशबैक में और यहाँ पर हम अथर्वा को देखते हैं। अथर्वा का बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनने का सपना था और इसीलिए वो पुलिस का एग्जाम भी देता है। उस एग्जाम में वो पास भी होता है, लेकिन उसका फिजिकल टेस्ट होता है ना, तो बेचारा उस टेस्ट में फेल हो जाता है, क्योंकि ज्यादा भागने की वजह से उसकी सांसें फूलने लग गई थी और इसी वजह से वो इस कंपटीशन से बाहर हो जाता है। अब आगे एक दिन जब वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है तो उसमें से एक दोस्त अथर्वा को चिढ़ाते हुए कहता है कि अबे तू कैसे बनेगा ऑफिसर, तू तो भाग भी नहीं पाया। और दोस्तों की ये सारी बातें सुनकर अथर्वा बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। अब ऐसी एक दिन की बात है, वो और उसका दोस्त शाम के समय में ड्रिंक कर रहे थे। तभी अथर्वा के सामने उसके चाचा जाते हैं और दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि अथर्वा के चाचा जी एक पुलिस ऑफिसर है। चाचा जी उसे कहते हैं कि बेटा, तुम पुलिस ऑफिसर बन नहीं पाए तो क्या हुआ, तुम्हें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एग्जाम देना चाहिए। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी पुलिस की बहुत ज्यादा मदद करती है और जब भी पुलिस के पास कोई मिस्ट्री केस आता है तो पुलिस को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले ही मदद करते हैं। अब ये बात सुनने के बाद अथर्वा अपने मन में सोच लेता है कि उसको एक बार फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एग्जाम देना चाहिए। उसके बाद क्या था, वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की पढ़ाई शुरू कर देता है और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर कर लेता है, जिससे कि वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो, पुलिस ऑफिसर तो नहीं लेकिन फॉरेंसिक ऑफिसर तो बन गया। साथ में उसके गांव के सभी लोग अथर्वा के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब आगे हम देखते हैं अथर्वा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए जाता है। अब यहाँ पर अथर्वा के हेड का नाम होता है स्वामी। उसके बाद अथर्वा अपनी टीम से मिलता है और अथर्वा की टीम में सारा, दिवाकर और नानी होते हैं। उसके बाद अथर्वा का हेड स्वामी उसे कहता है कि हमारा प्रोफेशन सच्चाई को ढूंढकर उसे लोगों के सामने लाने का है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये काम बहुत ही ईमानदारी से करोगे। उसके बाद अथर्वा बहुत ज्यादा खुश होकर अपने केबिन में जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। अथर्वा को देखकर साफ साफ दिख रहा था कि उसे अपना काम कितना ज्यादा पसंद है। ऐसे ही एक दिन अथर्वा और उसका दोस्त नानी एक साथ घूम रहे थे और यहाँ पर नानी अथर्वा को सारा के बारे में बताता है कि सारा पहले काफी ज्यादा खुश रहा करती थी, लेकिन सारा ने जब से डीआईजी के बेटे को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है तब से सारा काफी सारी टेंशन में रहती है, क्योंकि डीआईजी का बेटा एक साइको है और वो हमेशा सारा को परेशान करता रहता है। अब दोस्तों, हमेशा की तरह अथर्वा अपने काम में लगा होता है, लेकिन अभी तक उसे जैसा चाहिए था वैसा मिस्टीरियस केस उसे नहीं मिला था जिसे सॉल्व करने में उसे मजा आए। लेकिन एक दिन अथर्वा के पास एक चोरी का केस आता है और ये चोरी एक ज्वेलरी शॉप में हुई थी। उसके बाद अथर्वा और उसकी टीम ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाती है। वहां के ज्वेलरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस ऑफिसर को बताने लगता है कि सर, जब शॉप में चोरी हुई तब मैं शॉप पर नहीं था और इसीलिए चोरों के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है कि वो कब आए और चोरी करके कब चले गए। अब शॉप में आता है इंस्पेक्टर रविंद्र और ऑफिसर से सारी डिटेल्स पूछने लगता है। तभी ऑफिसर उसे बताते हैं कि सर, चोर दीवार की तरफ से आए होंगे और इस रास्ते के जरिए ही उन्होंने शॉप के अंदर एंटर किया होगा। लेकिन दोस्तों, ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर अथर्व बीच में आकर रविंद्र से कहता है कि सर, चोर इस वाली दीवार की तरफ से नहीं बल्कि बाथरूम वाली दीवार की तरफ से आए हैं, क्योंकि वॉशरूम के अंदर मुझे चोरों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। साथ ही साथ चोरों ने शॉप में आने के बाद ये सारी प्लानिंग की थी। जिसके बाद दोस्तों, पुलिस को वहां पर एक गुजराती न्यूज़पेपर के अंदर हथियार भी बंधे हुए मिलते हैं। तो अब यहाँ पर रविंद्र शहर के सारे गुजराती लोगों को ट्रेस करवाता है
और उन सभी गुजराती लोगों को बुलाकर उनके फिंगरप्रिंट्स चेक करता है, जिसके बाद पुलिस को 2 आदमियों के फिंगरप्रिंट्स मैचिंग मिलते हैं और पुलिस उन दोनों को पकड़कर जेल के अंदर डाल देती है। अथर्वा भी अपना पहला केस सॉल्व होने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होता है। अब दोस्तों पुलिस इस रॉबरी के बारे में मीडिया को बता रही होती है और तभी अथर्वा वहाँ पर नित्या नाम की एक लड़की को देखता है। अथर्वा नित्या को पहचान लेता है क्योंकि दोस्तों अथर्वा नित्या से प्यार करता था। तो आगे हमें अथर्वा के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर अथर्वा और नित्या एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। साथ ही साथ अथर्वा नित्या से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था, लेकिन अथर्वा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सामने से जाकर नित्या को आई लव यू कह सके और इस वजह से अथर्वा चाहकर भी नित्या को आई लव यू कह नहीं पाया। अब आगे अथर्वा नित्या से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर नित्या उससे पूछती है कि तुम कौन हो। अथर्वा बताता है कि तुम्हें याद नहीं है, हम एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। और तब जाकर नित्या को उसकी पहचान होती है। नित्या वहाँ से जाने से पहले अथर्वा से हाथ भी मिलाती है और नित्या से हाथ मिलाकर अथर्वा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मानो उसके मन में लड्डू ही फूटने लगते हैं। और दोस्तों असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। खैर अब उसके बाद नित्या और अथर्वा एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलने लगते हैं और उन दोनों में काफी सारी बातचीत भी होने लगती है। अथर्वा धीरे धीरे नित्या के करीब आ जाता है और नित्या भी अथर्वा को अपना अच्छा दोस्त मान लेती है। अब उसके अगले सीन में रात को हम देखते हैं कि अथर्वा के दोस्तों से कहते हैं, भाई तू नित्या को प्रपोज कर दे, क्योंकि पहले तुमने उसे खो दिया था और अब नित्या तुम्हारी जिंदगी में वापस आ चुकी है, इसलिए इस बार उसे जाने मत दे और तुम्हें जल्द से जल्द नित्या को अपनी दिल की बात बता देनी चाहिए। तो अथर्वा भी सोचता है कि हाँ मेरे दोस्त सही तो कह रहे हैं और वो सोचता है कि चलो नित्या को अपनी दिल की बात बताकर ही रहूंगा। वो उसके अगले दिन नित्या से मिलने के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी अथर्वा नित्या से आई लव यू कह नहीं पाता। लेकिन तभी वहाँ पर नानी अथर्वा को हौसला देता है और कहता है कि तुम घबराओ मत, नित्या से जाकर कह दो आई लव यू, अभी नहीं तो कभी नहीं, जाओ। तो अथर्वा भी पूरे जोश से नित्या से आई लव यू कहने के लिए जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर नित्या उसे कहती है कि मेरी फ्रेंड जोशनी ने मुझे अपने घर पर बुलाया है, क्या तुम भी मेरे साथ जोशनी के घर पर चलोगे। दरअसल दोस्तों जोशनी एक मशहूर एक्ट्रेस होती है। तो अथर्वा भी नित्या के साथ जोशनी के घर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब ये दोनों जोशनी के घर पर पहुंचते हैं तो घर पर उन्हें जोशनी और उसके बॉयफ्रेंड शिवा की लाश मिलती है और यहाँ पर ये लाशें देखकर उन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं। नित्या तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत हो गई थी। वो सोचने लगती है कि अचानक ये सब कुछ क्या हो गया मेरे दोस्त के साथ, और वो अपने दोस्त की मौत पर रोने लगती है। अब यहाँ पर अथर्वा उसे संभालता है और बाद में अथर्वा जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में सारी बात बताता है। पुलिस तुरंत ही जोशनी के घर पर पहुंचती है और वहाँ पर जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। साथ ही साथ पुलिस को यहाँ पर शिवा के हाथ में गन भी मिलती है। फिर पुलिस जोशनी के पड़ोसियों से जोशनी के बारे में पूछती है। तो जोशनी के पड़ोसी पुलिस को बताते हैं कि काफी बार हमने जोशनी और शिवा के बीच हो रहे झगड़े को देखा है और यहाँ तक कि जोशनी शिवा के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाया करती थी। उसके बाद दोस्तों पुलिस मीडिया को ये बताती है कि शिवा ने ही जोशनी का खून किया है, क्योंकि उन्हें शिवा के हाथ में गन मिली थी, जिस वजह से उन लोगों ने शिवा को ही दोषी मान लिया और ऐसा लग भी रहा था कि शिवा ने ही जोशनी को मारा होगा। और यहाँ तक कि जोशनी के पड़ोसियों ने भी ये बात कही थी कि जोशनी और शिवा के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ करती थी और शायद इसलिए शिवा ने जोशनी को मारा हो सकता है और जोशनी को मारने के बाद शिवा ने खुद को मारकर आत्महत्या कर ली होगी। अब ये सब कुछ सुनने के बाद नित्या पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि नित्या अपने फ्रेंड जोशनी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी और वो ये भी जानती थी कि शिवा जोशनी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वो ऑफिसर रविंद्र के पास जाती है और उसे कहती है कि शिवा ने जोशनी को नहीं मारा है, बल्कि उन दोनों का मर्डर हुआ है। जिस पर ऑफिसर रविंद्र नित्या से कहता है कि हमें जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक शिवा ने अपने गन से नित्या को मारा है और उसके बाद उसने खुद को भी मार लिया, इसीलिए मर्डर नहीं बल्कि आत्महत्या है। अब पुलिस नित्या की एक भी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए नित्या अथर्वा को सारी बात बताती है कि शिवा एक डायरेक्टर था और शिवा ने ही जोशनी को एक्ट्रेस बनाया था। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि शिवा और जोशनी ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने की एक्टिंग किया करते थे। बस अब ये सारी बातें सुनने के बाद अथर्वा सोचने लगता है कि आखिरकार शिवा और जोशनी का खून किसने किया होगा। यहाँ दूसरी तरफ ऑफिसर रविंद्र जोशनी के को एक्टर विजय से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर रविंद्र विजय से पूछता है कि जोशनी के मरने से पहले क्या उसने तुमसे कुछ कहा था। तो विजय कहता है कि मैं तो काफी दिनों से जोशनी के साथ मिला भी नहीं हूँ और इसलिए मुझे जोशनी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और आप कह रहे हैं वैसा मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। इस तरह से ऑफिसर रविंद्र विजय से पूछताछ करके वहां से चला जाता है। दोस्तों उसके बाद हमें विजय के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, तब जब विजय और जोशनी एक दूसरे के साथ काम करते थे, लेकिन एक दिन विजय जोशनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और उसी वजह से जोशनी विजय के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और विजय को धक्का देकर वहां से चली गई थी।
उस दिन के बाद से ही जोशी ने विजय के साथ काम करने से मना कर दिया। खैर, अब यहाँ इस तरफ हम अथर्व को देखते हैं जो कि रूम में सो रहा होता है। तभी उसे अपने सपने में जोशी और शिवा की लाश दिखाई देती है, जिस वजह से अथर्वा का मन बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। और इसी वजह से अथर्वा ठान लेता है कि बस अब मैं कैसे भी करके असली गुनहगार को ढूंढ कर ही रहूंगा। फिर वो और नानी जोशनी के घर पर जाते हैं और वहां पर अथर्वा को एक डायमंड रिंग मिलती है। दोस्तों, उसके बाद वो नानी के साथ एविडेंस रूम में जाता है और वहां पर उसे शिवा के पर्स में से उस डायमंड रिंग का बिल मिलता है। बस फिर क्या था, अथर्वा समझ जाता है कि शिवा ने जोशनी का खून नहीं किया है, क्योंकि जिस दिन इन दोनों का खून हुआ था उस दिन शिवा ने जोशनी के लिए डायमंड रिंग ली थी। और अगर शिवा को जोशनी को मारना ही था तो वो उसके लिए डायमंड रिंग क्यों खरीदता। अब उसके बाद अथर्वा और नित्या शिवा के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं। वहां पर शिवा के माँ बाप उसे बताते हैं कि बेटा, शिवा और जोशनी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, दोनों आपस में शादी भी करना चाहते थे और शिवा और जोशनी के बीच कभी भी लड़ाई नहीं हुई। जरूर उन दोनों को किसी ने जानबूझकर मारा है। अब ये सारी बातें बताते वक्त शिवा के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अपना बेटा खोया था और अपने बेटे के साथ उसकी गर्लफ्रेंड की मौत भी ऐसी हो जाएगी ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब अथर्वा और नानी अपने ऑफिस जा रहे होते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम होता है रघु, वो वहां पर आकर अथर्वा से कहता है कि जोशनी का केस बंद हो चुका है, तुम जोशनी के केस को दोबारा से रीओपन करने की कोशिश मत करो, वरना मैं सर से कहकर तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। अब दोस्तों, ये बात सुनकर अथर्वा रघु के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, पर क्योंकि अथर्वा के पास कातिल के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद वो टीवी पर विजय का इंटरव्यू देखता है। जब विजय को उस इंटरव्यू में जोशनी के बारे में पूछा जाता है तो विजय रिपोर्टर से कहता है कि जोशनी के काफी लोगों के साथ अफेयर थे और उसी वजह से शिवा ने जोशनी का खून कर दिया। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि एक बार विजय और जोशनी की आपस में लड़ाई हुई थी। दोस्तों, ये सारी चीजें देखने के बाद अथर्वा विजय के ऊपर यहाँ से नजर रखना शुरू कर देता है। एक रात की बात है, विजय क्लब में पार्टी कर रहा होता है। तभी अथर्वा नित्या से कहता है कि तुम जाकर विजय के ड्रिंक में ये सच बोलने की गोली मिलाओ। दोस्तों, ये गोली खाने के बाद इंसान सच बोलता है। तब नित्या भी विजय के पास जाकर चोरी छुप के विजय के ड्रिंक में गोली मिला देती है, जिसके बाद विजय उस ड्रिंक को पी लेता है और फिर थोड़ा झूमने लगता है। विजय के बाहर आने के बाद अथर्वा मौके का फायदा उठाकर विजय को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बताओ, तुमने जोशनी का खून क्यों किया। विजय कहता है कि मैंने जोशनी का खून नहीं किया, मैंने जोशनी को नहीं मारा है। बस दोस्तों, विजय की बात सुनने के बाद अथर्वा उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। लेकिन इतने में उसी टाइम पर एक ऑफिसर अथर्वा और विजय की वीडियो बना रहा था। उसके बाद वो ऑफिसर उस वीडियो को ऑफिसर रविंद्र को दे देता है। तो रविंद्र भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड के पास जाकर सारी सच्चाई बता देता है कि आपका एक ऑफिसर हमारी परमिशन के बिना ऐसी हरकतें कर रहा है। इस केस के सॉल्व होने के बाद भी अथर्वा इस केस को रीओपन करने की कोशिश कर रहा है और दोस्तों, इसीलिए अथर्वा का हेड उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देता है। साथ ही साथ अथर्वा को जोशनी के केस से दूर रहने के लिए भी कहा जाता है। तो यहाँ पर नानी अथर्वा से कहता है कि आखिरकार तुम इस केस के लिए अपनी जॉब खतरे में क्यों डाल रहे हो। अथर्वा उसे बताता है कि जब मैं स्कूल में था ना, तब कुछ पुलिस वालों ने मेरे पिताजी को एक झूठे केस में अंदर कर दिया था और मेरे पिताजी उस झूठे इल्जाम को और उस शर्मिंदगी को सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर दी। तो उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि पुलिस ऑफिसर बनकर निर्दोष लोगों की मदद करूंगा। इसलिए भले ही मुझे जॉब से सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन मैं जोशनी और शिवा के कातिल को ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। अब दोस्तों, अथर्वा यहाँ से जोशनी की कॉल रिकॉर्डिंग चेक करता है और उस डिटेल में अथर्वा को एक अननोन नंबर दिखाई देता है। जोशनी को उस अननोन नंबर से फरियाद का कॉल आया था और वो उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वो नंबर आता है स्विच ऑफ। उसके बाद अथर्वा जोशनी के बैंक डिटेल्स निकलवाता है और वहां पर उसे दिखाई देता है कि जोशनी ने मरने से पहले अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए किसी को भेजे थे। अथर्वा उस दूसरे आदमी को भी बैंक डिटेल्स निकलवाता है, साथ ही साथ उस आदमी का फोटो भी प्रिंट करवाता है और दोस्तों, इस आदमी का नाम होता है शाहरुख। अब अथर्वा शाहरुख से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन शाहरुख उसके घर पर नहीं था। अथर्वा हर जगह पर शाहरुख को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। इसलिए अथर्वा थक हार कर अपने घर पर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में शाहरुख दिखाई देता है। अथर्वा भागते हुए उसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि जोशनी ने तुम्हें 10 लाख रुपए क्यों दिए थे, बताओ, जल्दी बताओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तब शाहरुख बताता है कि कुछ दिन पहले एक आदमी मेरे पास आया था और उसी ने मेरा बैंक में अकाउंट खुलवाया था, जिसके बाद वो आदमी मेरे अकाउंट में अपने पैसे मंगवाता था। अब दोस्तों, यहाँ पर अथर्वा को समझ में आता है कि वो आदमी जानबूझकर शाहरुख के अकाउंट में पैसे डलवाता था, क्योंकि वो आदमी सबके सामने अपना अकाउंट डिटेल्स दिखाना नहीं चाहता था।
और दोस्तों वो आदमी कौन है इसका पता जल्द ही चलने वाला है। बस अथर्वा बैंक में जाकर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। वो देखता है कि उस दिन शाहरुख और दूसरा आदमी बैंक से पैसे निकाल रहे थे। तो वही अथर्वा को उस आदमी की फोटो भी मिल जाती है। लेकिन अभी तक अथर्वा उस आदमी का नाम पता नहीं कर पाया था। इसलिए रात के समय में अथर्वा फॉरेंसिक लैब जाकर चोरी छुप के उस आदमी का फोटो स्कैन करके इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। लेकिन तभी दोस्तों वहां पर अथर्वा का हेड स्वामी आ जाता है। स्वामी अथर्वा को वार्निंग देते हुए कहता है कि अथर्वा, मैंने तुमको इस केस से दूर रहने के लिए कहा था ना, और आज के बाद दोबारा से तुम लैब के अंदर दिखे तो मैं तुमको अंदर करवा दूंगा और तुम्हें नौकरी से भी निकाल दूंगा। लेकिन दोस्तों अथर्वा भी स्वामी से कहता है कि सर, आप भले ही मुझे इस नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन मैं असली कातिल को ढूंढ कर ही रहूंगा। तो उसके अगले दिन अथर्वा जोशनी के साथ काम करने वाले को एक्टर से जाकर मिलता है। वो उनसे इस फोटो वाले आदमी के बारे में पूछता है। तो वह एक्टर उसे बताता है कि यह आदमी तो जोशनी का सेक्रेटरी था और उस आदमी का नाम है सागर। साथ ही साथ दोस्तों वो लोग अथर्वा को सागर का एड्रेस भी दे देते हैं। तो फिर क्या था, अथर्वा तुरंत ही सागर के एड्रेस पर पहुंच जाता है। उसे वहां पर सागर दिखाई देता है और सागर भी जब अथर्वा को देखता है तो वो वहां से तुरंत ही भागने की कोशिश करता है। जिसके बाद अथर्वा भी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर अस्थमा की बीमारी होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और वो सागर वहां से भाग जाता है। लेकिन उसके अगले दिन अथर्वा एक झूठे चोरी के केस में सागर को फंसा देता है। और जब सागर पुलिस से कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है, तो तब वहां पर अथर्वा आकर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने चोरी नहीं की है, लेकिन तुमने रोशनी और शिवा को क्यों मारा ये बताओ। तब सागर उसे सच्चाई बताने लगता है कि मैंने जोशनी और उसके बॉयफ्रेंड को नहीं मारा है। हाँ, मैं जोशनी का सेक्रेटरी था, लेकिन इसी दौरान एक दिन सागर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक्ट्रेस को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाता है और वो लोग एक्ट्रेस की वैन में एक हिडन कैमरा फिट कर देते हैं, जिसके जरिए उनके पास एक्ट्रेस के एमएमएस आ जाते हैं और उसी एमएमएस का इस्तेमाल करके वो लोग एक्ट्रेस को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लिया करते थे। और दोस्तों ऐसा ही उन लोगों ने जोशी के साथ भी किया था। तो सागर कहता है कि हमने उसे ब्लैकमेल किया था, लेकिन हमने उसे मारा नहीं है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अथर्वा समझ जाता है कि पैसे तो इसने लिए होंगे, लेकिन शायद जोशनी का खून इसने नहीं किया। लेकिन आखिरकार खूनी है कौन जिसने जोशनी को मारा? तब अथर्वा सोचता है कि ये जरूरी नहीं है कि खूनी की जोशनी के साथ ही दुश्मनी हो। ऐसा भी हो सकता है कि खूनी शिवा को मारने के लिए आया हो और फिर साथ ही साथ खूनी ने जोशनी को भी मार दिया हो। दोस्तों इसका मतलब अभी तक अथर्वा गलत डायरेक्शन पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था और असलियत में खूनी का दुश्मन जोशी नहीं बल्कि शिवा है। अब अथर्वा को यकीन हो जाता है कि खूनी की शिवा के साथ दुश्मनी थी। इसलिए अथर्वा ऑफिसर रविंद्र के पास जाता है और उसे बताता है कि सर, शिवा ने जोशनी को नहीं मारा है, बल्कि शिवा और जोशनी का किसी और ने मर्डर किया है। लेकिन दोस्तों ऑफिसर रविंद्र गुस्से में आकर कहता है कि इस बेवकूफ अथर्वा को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालो। इस तरह से रविंद्र अथर्वा की एक भी बात नहीं सुनता और वहां पर मौजूद ऑफिसर रघु भी अथर्वा को पुलिस स्टेशन से धक्के मारकर बाहर निकालता है। साथ ही साथ रघु अथर्वा से यह भी कहता है कि मैंने तुम्हें इस केस से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अभी तक तुम इसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। देख लेना, ये बात तुम्हें बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो अब उसके बाद बेचारा अथर्वा अपने घर पर जा रहा होता है, लेकिन तभी कुछ लोग आकर अथर्वा को किडनैप कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ से मूवी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हमने देखा था कि कुछ गुंडे अथर्वा को पकड़कर उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन अथर्वा भी उन गुंडों को पकड़कर बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी धुलाई करता है। लेकिन तभी वहां पर रघु आता है और अथर्वा को बहुत ज्यादा मारने पीटने की कोशिश करता है, लेकिन अथर्वा भी कम नहीं था, वह रघु को उल्टा पकड़ के बांध देता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर अथर्वा को यह बात पता चलती है कि शिवा और जोशनी के खून में दोस्तों रघु भी इन्वॉल्व था। जी हाँ दोस्तों, तो अब यहाँ पर अथर्वा रघु को सच बोलने की दवाई खिला देता है। तब जाकर ऑफिसर रघु अपना मुंह खोलता है और बताता है कि शेखर नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए जमीन से ऑयल निकालता है और ऑयल निकालने के लिए शेखर जमीन के अंदर ऐसे केमिकल इंजेक्ट करता है जिस वजह से वो जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाती है, मतलब कि बेकार हो जाती है, जिसमें कोई भी फसल नहीं उग सकती थी। साथ ही साथ शेखर अपने इलीगल बिजनेस को चलाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को पैसे दिया करता था। लेकिन एक दिन शिवा के दोस्त विनोद को शेखर के इस काले धंधे के बारे में पता चल जाता है और एक रात शिवा अपना पेन ड्राइव विनोद के पास से भूलकर चला गया था। दोस्तों उसके बाद कुछ गुंडे शेखर के कहने पर विनोद को मारने के लिए आते हैं। तभी विनोद शिवा के पेन ड्राइव में शेखर की सारी डिटेल्स ट्रांसफर कर देता है। और दोस्तों जब शिवा को इस पेन ड्राइव के जरिए शेखर की सारी सच्चाई पता चली तो वह सीधा पुलिस ऑफिसर रघु के पास गया था उस पेन ड्राइव में जो डिटेल्स है उसे दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों उसके बाद शेखर के कहने पर राजू शिवा को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर जोशनी भी आ जाती है, इसलिए राजू उन दोनों को मार देता है।
अब यहाँ पर राजू की ये सारी बातें पुलिस रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद ऑफिसर रविंद्र रघु के साथ शेखर को भी अरेस्ट कर लेता है और दोस्तों इस तरह से ये मर्डर मिस्ट्री यहाँ पर सॉल्व हो जाती है और सबको पता चल जाता है कि शिवा और जोशनी को रघु नहीं मारा था। साथ ही साथ अथर्वा को उसका फॉरेंसिक वाला जॉब भी वापस मिल जाता है। अब ऐसे एक दिन अथर्वा और नित्या एक साथ बैठे होते हैं। तभी अचानक अथर्वा को ऑफिसर रविंद्र का कॉल आता है और रविंद्र उसे कहता है कि अथर्वा, सारा का खून हो गया है, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। और दोस्तों अथर्वा सारा की लाश के पास पहुंच जाता है। तब उसे वहां पर एक नोट लिखा हुआ मिलता है और इस बार खूनी ने लिखा था कि आई एम कमिंग सून अथर्वा। और दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।